नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते होंगे कि सत्यपाल मलिक के बयान को लेकर काफी राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और सत्यपाल मलिक ने जो कहा वो आपको मालूम ही होगा। उन्होंने कहा कि अ, जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए। और जब प्रधानमंत्री को ये मैंने बात बताई तो प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि आप चुप रहिए। और अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस तो शुरू से सवाल उठा ही रही थी और अब एनसीपी के शरद पवार जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कुछ सवाल सरकार पर उठाए हैं। जयराम रमेश जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने जो कहा वो ये कि सरकार इस मामले में चुप क्यों है, सरकार सच्चाई बताती क्यों नहीं है, ये जांच कहां तक पहुंची पुलवामा हमले की ये भी बताया जाए। और शरद पवार ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई तो अगर सरकार हमारे सैनिकों की रक्षा नहीं कर सकती तो उसको पद पर बने रहने का यानी प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एन के सूद साहब, एक्स रॉ ऑफिसर, जो कि इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, शुक्रिया। सर, ये जो बात सामने आई, सत्यपाल मलिक ने कहा, उसके बाद वायर को इंटरव्यू दिया उन्होंने। पहली बात तो शक वहीं से पैदा हुआ कि उन्होंने वायर को इंटरव्यू दिया, जो हमेशा इस तरह की खबरें छापता है। किसान आंदोलन के दौरान भी उस वेबसाइट का रोल बड़ा विवादास्पद रहा और अब ये बात सामने आई है जो सतपाल मलिक ने कही है और इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है और शरद पवार जैसे नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या शरद पवार का दामन वाकई बहुत साफ है? देखिए जी, शरद पवार कांग्रेस के साथ, पहली बात तो मैं कह दूंगा कि जो सत्यपाल मलिक की जो स्टेटमेंट है पुलवामा को लेकर के, ये वहां पे गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनका क्या रोल था? लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहां कोई चीफ मिनिस्टर तो था नहीं। और जो दूसरी उन्होंने बात की कि पुलवामा के अटैक से के टाइम पे इनके जो पुलिस के जो सीआरपीएफ के लोग थे उनको बाय एयर भेजना चाहिए था। तो क्या यहाँ पे कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि पुलवामा अटैक होने वाला है? ऐसी तो कोई खबर नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था। हम 10 खबरें देते हैं हमारे इंटेलिजेंस वाले, एक खबर कहीं मिस भी हो जाती है। इससे पहले बहुत सी ऐसी खबरें जो हमारी इंटेलिजेंस ने दी, उन पे एक्शंस भी हुआ और कईयों पे एक्शन नहीं हुआ, तो वहां पे उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया जिन्होंने इन चीजों पे एक्शन नहीं लिया। और जो पुलवामा अटैक था, एक बड़ा दर्दनाक एक इंसिडेंट थी और इसके ऊपर इंटेलिजेंस की कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। नेचुरली बात है, ड्यूटी बनती है रॉ की, आईबी की, दोनों की बनती है। और लेकिन पीएम मोदी के इस के बारे में जो इन्होंने कहा है, झूठ बोल रहे हैं। सत्यपाल मलिक एक्चुअली नाराज है गवर्नमेंट से क्योंकि ये फार्मर्स को सपोर्ट करते थे और आज भी ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स में एंटर करना है अच्छे तरीके से तो आप बीजेपी को गालियां दीजिएगा, मोदी को गालियां दीजिएगा, तब आप पॉलिटिक्स में आ सकेंगे। मोदी को गाली देने का मतलब है कि आप पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके हैं। और आज इनका खाप के जो लोग हैं उनसे पूरा कनेक्शन बना हुआ है। साथ में जो फार्मर एजिटेशन के लीडर थे उनसे भी इनका कनेक्शन है और आज से नहीं है। और इनका जो मेन नाराजगी है वो है फार्मर्स के एजिटेशन हुई और ये इस टाइम पे दोबारा एक अपने आप को लीडर प्रमोट करना चाहते हैं। 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने बातें की पीएम मोदी के बारे में कि पीएम मोदी को मैंने फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, वहां फोन लगा नहीं। देखिए, पीएम मोदी कहीं भी हो, उनके पास जो फोन होता है 24 घंटे वो एक्टिव रहता है क्योंकि ये पीएम है। उनके पास कभी भी जरूरत पड़े तो वो एक्टिव रहेंगे। और ये जो बात कर रहे हैं कि वो ढाबे में गए, फलानी जगह गए, फलाना गए, ये इनका बात करना बिल्कुल झूठ बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक प्रोपेगेंडा शुरू किया इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, यानी कि एक इलेक्शन लड़ना चाहते 2024 का। चलिए, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन बात क्या है कि जब पुलवामा अटैक हुआ उससे पहले बरखा दत्त की स्टेटमेंट आई थी, कई बार उसने एक इंटरव्यूज वगैरह दी कि अब तो पाकिस्तान को कुछ बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि अगर पाकिस्तान को अगर ये मोदी वापस आ गए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर एक जो इनके कांग्रेस के लीडर थे
अय्यर साहब वो मिनिस्टर थे, वो पाकिस्तान के टीवी चैनल में जाकर के बोल रहे थे कि आप मोदी को हटाइए यहाँ से। तो उन्होंने कहा हम कैसे हटाएं? तो जो ये अय्यर साहब थे, ये पाकिस्तान गए, उनके टीवी चैनल में गए, उसके बाद बाकी जगह भी जाकर के बहुत से लोगों से इन्होंने बात की पाकिस्तान के अंदर। तो जो इनकी वो स्टेटमेंट थी, एक डायरेक्ट एक इंडिकेशन थी पाकिस्तान को कि यहाँ कुछ करिए बड़ा, और बड़ा करने का एक इंडिकेशन था कि आप पुलवामा जैसा कोई अटैक करिए। और साथ एक और बात थी कि ये जो बात है पुलवामा अटैक की, जो वहां के मिलिटेंट ग्रुप ने किया, उसके ऊपर जो पाकिस्तान के सेनेट के अंदर वहां के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके ऊपर पूरी डिस्कशन की थी और ये एडमिट किया था कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान के आईएसए का हाथ था। बिल्कुल, मुझे अगर पाकिस्तान के लीडर फवाद चौधरी हैं जिन्होंने ओपनली कहा था पार्लियामेंट में। जी, तो ये जो बात कर रहे हैं इस टाइम पे मलिक साहब, ये इनकी एक झूठ का पुलंदा है इनके पास। अगर ये इतने मतलब क्लियर हार्ट के आदमी होते तो इनको चाहिए था जैसे अटैक हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वहां से हट जाते, गवर्नरशिप छोड़ देते, लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप छोड़ देते। जब यहाँ पे कुछ और जगह में इंसिडेंट होती है, तो जैसे आपका अतीक अहमद का मर्डर हुआ, तो उस टाइम पे लोगों ने डिमांड किया कि योगी जी वहां पे रिजाइनेशन देते, तो मलिक साहब को उस टाइम पे रिजाइन कर देना चाहिए था अगर ऐसी बात थी। रिजाइन तो किया नहीं। और आज जो ये बात कर रहे हैं, ये मैंने जैसे कहा कि एक अपने आप को स्पेशली जब बाहर से बात करते हैं, यानी कि करण थापर से बात करते हैं, तो आपका एजेंडा डिफरेंट है। आपका कोई नेशनलिस्ट एजेंडा तो है नहीं, आप इतने नेशनलिस्ट भी नहीं है। क्या किस तरीके से प्रूव करेंगे कि आप नेशनलिस्ट हैं? और अगर आपको एक संवैधानिक पोस्ट दी गई है तो उसकी गरिमा मेंटेन करके रखिए, उसको भी आप वायलेट करते हैं। और इसके बाद जो पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट आते हैं उसके ऊपर भी बात करें, तो ये जो इनका झूठ का पुलंदा है मलिक का, एक एक्चुअली इनका प्रोपेगेंडा कि ये इस टाइम पे दोबारा से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और अपना पॉलिटिकल कैरियर दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता था बीजेपी इनको टिकट देगी नहीं। और जब किसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया, इसका मतलब उसका पॉलिटिकल संन्यास हो गया। लेकिन ये शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इनका संन्यास हो गया, और ये इसीलिए पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं झूठ बोट बोल करके। देखिए, अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो उसके आप पीएम को रिस्पॉन्सिबल नहीं होल्ड कर सकते। अगर पीएम मोदी रिस्पॉन्सिबल है पुलवामा के लिए, तो पीएम मोदी को क्रेडिट भी मिलना चाहिए। जो यहाँ पे इतने सारे केसेस हुए, पूरी मिलिटेंसी खत्म कर दी गई कश्मीर के अंदर से, पूरी मिलिटेंसी आउट ऑफ दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया वहां से खत्म कर दी गई, और वो उसके लिए क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है। और इससे पहले जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो पूरे इंडिया के अंदर मिलिटेंसी थी, कहीं भी पाकिस्तान के ऐसे के लोग बम चला देते थे। तो मनमोहन सिंह तो इसी चक्कर में 10 साल बैठे रहे, बम भी चलते रहे, लोग भी मरते रहे, मिलिट्री के लोग भी मरते रहे, सिविलियन भी मरते रहे, लेकिन मनमोहन सिंह पावर में बैठे रहे। उनको किसी ने नहीं कहा आप रिजाइन करो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसे अब जयराम रमेश जो सवाल उठा रहे हैं, तो जयराम रमेश को राहुल गांधी के बारे में भी बोलना चाहिए, जो कैम्ब्रिज में जाकर जो कुछ कह के आए। वहां एक बड़े सुनियोजित तरीके से पहले राहुल गांधी ने वहां स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र को खतरा है, यहाँ मीडिया को भी और अदालतों को भी मैनेज किया जा रहा है, इस तरह की जो बातें कही। और उसके बाद फिर एक जॉर्ज सोरेस प्रकट हुआ, उसने भी भारत के बारे में कहा कि वहां मोदी के रिजीम को हमको चेंज करना है। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस जो आज सवाल उठा रही है पुलवामा अटैक पर, क्या कांग्रेस को अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए? देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी की जो मर्जी बात हो, ये तो उनकी बात है ही। दूसरी बात, राहुल गांधी के बारे में इनको जयराम रमेश को कहना चाहिए कि राहुल गांधी जब गए थे चाइना में, क्या बात करके आए, क्या एग्रीमेंट करके आए वहां पे, उसके बारे में जयराम रमेश क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलते उसके बारे में, क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन देते कि क्या वहां पे बात हुई थी, क्या काम कर रहे थे वहां पे। और ये जो इस टाइम पे क्वेश्चन कर रहे हैं जयराम रमेश, इनको क्वेश्चन करना चाहिए था जवाहरलाल नेहरू ने किस तरीके से इंडिया का नुकसान किया था 1962 के अंदर, जहां पे हजारों हमारे सोल्जर्स मारे गए थे, उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, उनके पास आर्म एमुनिशन नहीं थे, उनको कोई जबरदस्ती वहां भेज दिया गया चाइना के सामने सिटिंग डक बना करके। और दूसरी तरफ यही जयराम रमेश, उनको जवाब देना चाहिए कि क्यों राजीव गांधी ने आईपीकेएफ के सोल्जर बना करके श्रीलंका में भेज दिए, 3000 सोल्जर वहां हमारे मारे गए। आज ये बात करते हैं हमारे 40 सोल्जर की, और वहां पे किस तरीके क्यों भेजे गए, जबकि उनको इंटेलिजेंस ने मना किया था वहां सोल्जर ना भेजे। इनको जवाब देना चाहिए क्यों इन्होंने अटैक किया स्वर्ण मंदिर पे, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? क्यों जब हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था
चाइना के साथ 2017 में डोकलाम में, तो क्यों राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में गए? इनको पूरा जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी क्या बात करके आए, क्या राहुल गांधी का रिश्ता है चाइना के साथ। लंदन जाते हैं तो चाइना को प्रेस करते हैं, इंडिया को गाली देते हैं। तो इनको पूरा क्लैरिटी देनी चाहिए क्या हुआ और किस तरीके से जब ये पावर में थी कांग्रेस, 10 साल तक पूरे इंडिया के अंदर बम चलते रहे आईएसआई के द्वारा। उसके ऊपर कौन जवाब देगा? जयराम रमेश देंगे, राहुल गांधी देगा? तो ये जो बात करते हैं आज कि मोदी को जवाब देना चाहिए, जवाब तो आप दो। आपका गिरेबान तो कहते हैं दाल काली है, दाल में कुछ काला है, आपकी तो सारी दाल काली है। और ये जो बातें करते हैं इस तरीके की, लोगों को गुमराह करने की, पॉलिटिक्स खेलनी है, अच्छी पॉलिटिक्स खेलिए। अगर सत्यपाल मलिक को पॉलिटिक्स में आना है तो प्रॉपर तरीके से पॉलिटिक्स में आए, लेकिन इस तरीके से झूठ फूट बोल करके एक लोग जहां पे हमारे 40 सोल्जर मारे गए उस इश्यू को गलत तरीके से प्रेजेंट करके आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। क्या इससे आपका पॉलिटिकल कैरियर बन जाएगा? क्या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे? अगर बन भी गए तो क्या अचीव कर लेंगे? आपको तो इतनी बड़ी पोस्ट मिली थी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की, आप उसको नहीं संभाल पाए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? क्या करना चाहते हैं आप? सर एक बात और है कि जो सत्यपाल मलिक है वो तो अभी बीजेपी में ही है, बीजेपी के मेंबर है वो, और वो बीजेपी में रह के ही ये सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन देखिए बात इस क्या बारे है, में अभी मतलब देखिए बात क्या है इनके कि बारे में जी हाँ, कि इनका बीजेपी का कैरियर खत्म हो चुका है। बीजेपी के अंदर अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए तो उसके बाद या गवर्नर बन गए कहेंगे तो वहां पे आपको एमपी का इलेक्शन की वो नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको टिकट नहीं मिलेगी। इसीलिए ये किसान आंदोलन ज्वाइन करना चाहते हैं। ये लोग वो हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, फायदा उठाना चाहते हैं हर एक चीज का, चाहे उसके लिए किसी की जान के ऊपर इनको कमेंट्स देने पड़े चाहे कुछ करना पड़े। अब आप शरद पवार की बात करते हैं। अब शरद पवार ने कहा जी इसके ऊपर हमारे सोल्जर्स के ऊपर कोई भी अगर उनकी जान को के बारे में कोई केयर नहीं करेगा तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए। शरद पवार साहब आप कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट में थे, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में थे, जब कश्मीर के अंदर 10 हमारे सोल्जर्स को के गले काट दिए गए, उनके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए, तब आप कहां थे? क्यों नहीं कुछ बोले? तब कांग्रेस की गवर्नमेंट कहती है या मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो मिलिटेंट्स हैं, आर्मी के लोग नहीं है। इनको सारे सबूत दिए गए रॉ के द्वारा और आईबी के द्वारा और मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा कि जो लोगों को मारा गया, सोल्जर्स को मारा गया, वो सारे के सारे मारे गए थे पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। और उस टाइम पे पाकिस्तान के शार्प शूटर्स वो हमारे सोल्जर को बॉर्डर पे मार देते थे दूर से, क्योंकि उनके पास बड़ी गन्स थी। तो तब आप क्यों नहीं बोले कि हमारे सोल्जर मारे जा रहे हैं तो जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट है उसको रिजाइन कर देना चाहिए? तो शरद पवार साहब जब हमारे इतने लोग मारे जा रहे थे कश्मीर में 1980-90 से लेकर के, तब आप कुछ नहीं बोले। चाहे हिंदू मारे गए, चाहे वहां पे आर्मी के लोग मारे गए, तब तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप रहे। और फिर आज आप बात करते हैं कि यहाँ पे पीएम मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए, आपको बड़ी चिंता है हमारे सोल्जर्स की। तो सोल्जर्स की अगर चिंता है तो आप उस टाइम पे क्यों नहीं बोले? आज आप क्यों बोल रहे हो? और दूसरी बात, जब 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे 18 या 19 जगह में, तब आपको रिजाइन कर देना चाहिए था। आप वहां के चीफ मिनिस्टर थे, आपने क्यों रिजाइन नहीं किया? लोग कहते हैं कि जो दाऊद इब्राहिम को भागने के पीछे कुछ एनसीपी के लोगों का नाम था या उनका एक रोल था, और उसके बाद एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई या उनको एक कमेटी बनाई गई, ए वन मैन कमेटी, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट दी जो मुंबई का ब्लास्ट हुआ था 1993 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा कि यहाँ पे एक मिली भगत थी कांग्रेस के वहां पार्टी के लीडर्स की, यानी कि पॉलिटिशियंस की, और साथ में अंडरवर्ल्ड की, और साथ नेचुरली पुलिस आ जाती है। तो उसके साथ कुछ नाम भी दिए गए थे उसमें, और वो नाम बाद में किसी लेडी जो लीडर थी कांग्रेस की, उसके कहने पे वो नाम निकाल दिए गए। तो शरद पवार साहब आपको तो नाम पता होंगे, आपको लोगों को सजा देनी चाहिए थी, आपने क्या सजा दी उनको? और फिर दाऊद इब्राहिम जब इंडिया में आना चाह रहे थे तो आपने उनको इंडिया नहीं आने दिया कि कुछ लोगों की आप पोल खुल जाएगी। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने 2 शर्तें रखी थी। एक तो मुझे मुंबई की औरसा जेल में रखा जाए और मुझे टॉर्चर ना किया जाए। तो इसमें क्या दिक्कत थी? टॉर्चर करना कोई जरूरी नहीं था दाऊद इब्राहिम को जब यहाँ पे अपने मर्जी से आ रहे हैं। देखिए होता क्या है कि हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, चाहे अतीक अहमद हो चाहे उनके भाई हो। जब क्वेश्चन पूछती हैं हमारी एजेंसी तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आदमी के दिमाग पे प्रेशर पड़ जाता है और उसको सच्चाई बोलनी पड़ती है। हमने तो बहुत सी इन्वेस्टिगेशन की है, मैंने खुद की है मिलिटेंट्स की, और जब मिलिटेंट शुरू में लगता है बड़े हार्ड हैं,
लेकिन कुछ देर के बाद मिलिटेंट टूट जाते हैं, क्योंकि जब बात की जाती है उनसे एक के बाद दूसरे सेशन, दूसरे से तीसरे में, उनको सोने नहीं दिया जाता, तो उनको सच्चाई बतानी पड़ती है, और बड़े-बड़े मिलिटेंट देखे टूटते हुए। तो शरद पवार साहब, आप इसका जवाब दीजिए कि आपने क्यों रिजाइन किया जब 1993 का बम ब्लास्ट हुआ था? जब रिपोर्ट आई थी एनएन वोरा कमेटी की, तब आपने क्यों रिजाइन किया? क्योंकि उसके अंदर आपके कुछ लोग थे पार्टी के जो इन्वॉल्व थे उस अटैक के अंदर। और फिर जो मुंबई के अंदर 200 के करीब, 167 के करीब लोग मारे गए, तो आपको रिजाइन करना चाहिए था मॉरल ग्राउंड के ऊपर, वहां आपने रिजाइन नहीं किया। आज आप बात करते हैं कि यहाँ पे रिजाइन कर दो। तो बेसिकली ये जो लोग हैं सारे के सारे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इस टाइम पे भी, क्योंकि इनकी और सर, पॉलिटिक्स चल नहीं रही। जी जी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि एनसीपी में जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है। एनसीपी में गुंडों की एक बहुत बड़ी जमात है, जिसमें एक, आपको पता ही होगा, नवाब मलिक, जो कि जिनके कारनामे भी पता थे, उनके भी डी कंपनी से करेक्शन सामने आए थे। इसी तरह से एक जो वो कहते हैं उगाही वाला मंत्री था, अनिल देशमुख, जो कि जिसने जी 100 करोड़ रुपए उगाए, मतलब कहा था इंस्पेक्टर से उगा मांग कर दो, उगा के लाओ, वो भी जेल में हर एक था। महीने, ये हर एक इनके महीने। सारे मंत्री, अच्छा, और ये कांग्रेस के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ एक करप्शन का एक अलायंस था, एक इन सबका करप्शन का अलायंस था एक। अब वो जब सरकार नहीं है वहां पर उनकी, तो अब तो क्या एक नाथ शिंदे है, तो अब ये जो है इस तरह से बात कर रहे हैं। तो शरद पवार दरअसल खुद ही एक करप्ट पॉलिटिशियन है। जी, देखिए बिल्कुल ठीक बात है, इनको बेसिकली मॉरल ग्राउंड पे खुद रिजाइन कर देना चाहिए था, तब तो पावर में बैठे रहे, अपनी गवर्नमेंट में सपोर्ट करते रहे लोगों की। तो ये जो काम किया शरद पवार ने, आज जो डिमांड कर रहे हैं, इलेजिटिमेट डिमांड है, और शरद पवार को चाहिए कि एक तो 1993 का जब ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, और साथ में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ इनके टाइम में, साथ में 20 और लोग वहां के बॉम्बे के मारे गए, तो गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट थी जिसमें शरद पवार की पार्टी मेन पार्टी थी। तो तब तो आप कुछ नहीं बोले, आज यहाँ पे बातें कर रहे हैं बड़ी लंबी लंबी। खैर चलिए, मुझे लगता है कि हम इस टाइप की डिस्कशन दोबारा भी करते रहेंगे। आपको क्या जी, लगता है, कुछ करें और बात? मैंने बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बात थोड़ा लंबी हो जाएगी, इस पर बहुत कुछ करने को बाकी है। मुझे लगता है कि हम इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल क्योंकि अभी समय की सीमा है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जोड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।